नमस्कार। किताब, किस्से और कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज से करीब 80-90 वर्ष पूर्व लिखी गई एक नावल की। नावल यानी उपन्यास बहुत छोटा सा है। छोटा सा तो नहीं है, एक दरमियाने आकार का नावल है, लेकिन उस नावल ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। इस नावल को लिखने वाले फ्रांसीसी लेखक एल्बे कामू थे। कामू असल में फ्रांस का उपनिवेश था अल्जीरिया। अल्जीरिया देश आज भी है उत्तरी अफ्रीका में, और ये वही देश है जहाँ से अरब स्प्रिंग्स की शुरुआत हुई थी आज से 13 साल पहले। अल्जीरिया फ्रांस का उपनिवेश था और एल्बे कामू वहीं पैदा हुए थे, वहीं पले बढ़े और बाद में फ्रांस चले गए। तो उन्होंने अल्जीरिया का ही एक शहर था ओरान, वहाँ पर प्लेग हुआ है ये लिख कह के, मतलब इस परिदृश्य को बनाते हुए अपना उपन्यास लिखा। एल्बे कामू ने शुरुआत इसकी बड़ी गजब से करी। मतलब आप अगर किताब को पढ़ना शुरू करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। पहले पेज में पहली ही लाइन से शुरू होता है ये कि सड़क पर चूहे मर रहे हैं, घरों के अंदर चूहे मर रहे हैं, कूड़ेदान में चूहे मरते दिखाई दे रहे हैं। लोग अब फुटपाथ पर चल रहे हैं तो उन्हें मरे हुए चूहे दिखाई दे रहे हैं। धीरे 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 यह चूहों का मरना बढ़ता जा रहा है। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर रियू, वो जो हैं उनकी समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है, और वो बताते हैं कि प्लेग फैल रहा है। प्लेग इसलिए फैल रहा है कि जिस कारण चूहे मर रहे थे, अब वही बीमारी मनुष्यों में फैल रही है। पहले भाग में वो ये सेट करते हैं कि कैसे प्लेग की शुरुआत हो चुकी है। 1-2 पहले केस आते हैं और डॉक्टर रियू अपने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को समझाने की कोशिश करते हैं कि मामला गंभीर है, पर जैसा कि सब जगह होता है, नौकरशाही धीरे धीरे अपने पैर घसीटती रहती है, उसको मामले की गंभीरता समझ में नहीं आती। और इसी दौरान ये प्लेग शुरू होने से कुछ दिन पहले डॉक्टर रियू अपनी पत्नी को सैनिटोरियम में भेज देते हैं, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, शायद उनको टीबी हो रहा है, तो वो भेज दी जाती हैं। इसी दौरान फ्रांस से 2 लोग शहर में आते हैं। एक किस कारण आया है किसी को पता नहीं लगता, वो घुमक्कड़ है या क्या है, वो आ जाता है, और एक पत्रकार आ जाता है। साथ ही शहर में 1-2 लोग और हैं जो शहर के गणमान्य व्यक्ति हैं, या कम से कम ऐसे हैं जिनको कि डॉक्टर रियू जानते हैं। अब ये लोग आ जाते हैं और शहर में प्लेग फैलने लगता है। कुछ समय तो किसी के कुछ समझ में नहीं आता, और एक दिन अचानक शहर बंद कर दिया जाता है। उसके लिए शब्द यूज़ किया गया है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन वो एक फौजी टर्म है जिसके तहत ये कहा जाता है कि इतना इलाका जो है वो उसकी घेरेबंदी कर दी गई है, अब इसमें कोई नहीं घुस सकता। हम आज के ज़माने में इस बात को कोविड के बाद ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन एक बात है, क्वारंटाइन एक बात है। क्वारंटाइन के मतलब ये होता है कि आप पूरी तरह से एक घेरेबंदी के अंदर हैं, ना कोई अंदर आ सकता है, ना कोई बाहर जा सकता है। और ये कहा जाता है कि एक ट्रेन है, वो आती है और वो स्टेशन पर ही खड़ी हो जाती है और कभी वो वापस नहीं जाती, ना कोई नई ट्रेन आ सकती है। अब ये जो पत्रकार महोदय हैं, ये भागने की कोशिश करते हैं और पहले बहुत वहाँ के अधिकारियों को समझाने की कोशिश करते हैं, अधिकारी मानते नहीं। वो बार बार जो है शहर का बंदरगाह है वहाँ चले जाते हैं, लेकिन ना तो कोई पानी का जहाज़ आ रहा है, ना पानी का जहाज़ जा रहा है। इसके बाद वो क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों पर
जाके अपना रोना रोते हैं, और कुछ एक स्मगलर्स हैं उनको घेरते हैं कि भाई हमको यहाँ से किसी तरह से निकालो। स्मगलर उनसे कुछ पैसा लेते हैं और ये कोशिश करते हैं कि निकाल दें। समय बीत जाता है और इधर प्लेग अपने पूरे परवान पर चढ़ जाता है। लोग लगातार मर रहे हैं, बड़ी संख्या में मर रहे हैं। लेकिन इस बीच वो डॉक्टर रियू से मिलते हैं और इन सब से बातचीत होने लगती है, और फाइनली जिस दिन उसके भागने का दिन आता है वो मना कर देता है कि नहीं, मैं नहीं भागूंगा। और भागूंगा, ये जो है ये एक बड़ी रोचक बात है, क्योंकि उसकी पत्नी पेरिस में है, वो उससे बहुत प्यार करता है, उसके पास जाना चाहता है, लेकिन न जाने क्यों वो डॉक्टर रियू का कमिटमेंट देखता है, बाकी लोगों का देखता है, और उसको लगता है कि शायद ईश्वर ने उसको ये एक मौका दिया है कुछ बड़ा करने का। और अचानक उसके अंदर से मृत्यु का भय निकल जाता है, या अगर है भी तो उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वो उसको नियंत्रित कर सकता है। और फिर शुरू होता है लोगों के को काम करने का, लोगों की मदद करने का सिलसिला। डॉक्टर र्यू का व्यक्तित्व बड़ा गजब का है। वो सबकी मदद कर रहे हैं, सबको दवाई दे रहे हैं, लेकिन दवाई देते हुए वे जानते हैं कि कितना भी कुछ क्यों न कर लो, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। बस उन लोगों का जो दर्द है उसको कम किया जा सकता है, वरना मृत्यु अवश्यंभावी है। और वो लोगों को सैकड़ों की संख्या में मरते हुए देखते रहते हैं, बस दर्द कम करने की कोशिश करते रहते हैं। इधर उनको लगातार ये खबर मिलती रहती है कि उनकी पत्नी की भी तबीयत बिगड़ रही है, लगातार बिगड़ रही है। और इस दौरान ये काम चलता रहता है। फिर होता है कि दवाई अब आने वाली है, दवाई तब आने वाली है। फिर लोगों के मन में ये एक क्लांति आती है कि पूरी दुनिया ने हमको ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया है। फिर उनकी ये भी समझ में आता है कि क्यों ना छोड़ दें। अगर कोई मदद करने आएगा और उसको ये बीमारी हो गई तो वो अपने संग ये बीमारी लेके दूसरे शहर पर चला जाएगा और वहाँ पे इसको फैला देगा। तो इससे अच्छा है कि हम सब एक ही जगह रहें, इस बीमारी को एक ही जगह डील करें, और जब कुछ ठीक हो जाएगा तब आगे की देखी जाएगी। और धीरे धीरे वो इसी पे काम करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, रात दिन लोग मरते रहते हैं। शहर करीब करीब खाली हो जाता है। और अंत में जनवरी आती है, थोड़ा मौसम बदलता है, और एक दिन अचानक लगने लगता है कि हाँ, अब बीमारी लौट गई। और बीमारी जब ख़त्म होने लगती है तब डॉक्टर का एक दोस्त जो है उसको आखिरी, वो है कुछ लोगों में से है जिसको कि प्लेग होता है, और वो उनकी आँख के सामने चला जाता है। उसके कुछ ही समय बाद उनको सेनेटोरियम से टेलीग्राम आता है कि उनकी पत्नी की भी डेथ हो गई है। लेकिन प्लेग खत्म हो जाता है और लोग वापस अपने जीवन में लौटने लगते हैं। लोग खूब हर्षोल्लास मनाते हैं कि जो बच गए वो इस बात से खुश हैं कि चलो हम बच गए। जो मर गए उनका दुख सभी का है, हर परिवार ने अपने बहुत से सदस्य खोए होते हैं। डॉक्टर र्यू भी चुपचाप अपने सामान्य जीवन में वापस लौट जाते हैं। एक स्मगलर है जो इस दौरान बहुत गड़बड़ झाला कर रहा था, सामान इधर का उधर बेच रहा था, उसने एक अपनी ही अर्थव्यवस्था खड़ी कर ली थी। वो बहुत नाराज़ होता है, भगवान से नाराज़ होता है, दुनिया से नाराज़ होता है, अधिकारियों से नाराज़ होता है कि उसकी जो बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी थी वो ख़त्म हो रही है। लेकिन हर व्यक्ति अपने नज़रिए से देख रहा है और अंततः प्लेग खत्म हो जाता है। इस उपन्यास की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये उपन्यास बताता है कि एक इतने लोमहर्षक, ऐसे दारुण, ऐसे कठिन समय में भी मनुष्य एक दूसरे की मदद के लिए साथ आया। वो अपने छोटेपन से उठा और उसने कुछ बड़ा करने की ठानी।
उसके ऊपर दूसरों की मदद और सेवा भाव उसके अपने व्यक्तिगत इच्छाओं या अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ से ज़्यादा बड़े हो गए। और इस किताब का सबसे बड़ा जो लर्निंग है या इसकी जो सबसे बड़ी मैसेज है, संदेश है, वो यही है कि जब बुरा समय आता है तो इसमें दो राय नहीं कि बहुत सारे लोगों के अंदर बैठा जानवर जाग जाता है, पर ऐसा भी है कि बहुत सारे लोगों के अंदर बैठे देवता भी जाग जाते हैं और वो अच्छा काम भी करते हैं, अपनी जान की, अपने स्वार्थ की परवाह किए बगैर। उनके जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आ रहे हों, वो कितनी भी बड़ी कीमत न चुका रहे हों व्यक्तिगत स्तर पर, कितने ही बड़े दुखों से वो का सामना न कर रहे हों, फिर भी वे अपनी ड्यूटी पूरी करते रहते हैं, वे अपने अभियान में लगे रहते हैं। ये इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज है। अब आता है इस किताब में गड़बड़ क्या है। गड़बड़ ये है कि अगर आप आज के नज़रिए से वापस देखें इस नावल को, तो अल्बर्ट कामू जो कि लेफ्टिस्ट थे, बहुत बड़े लेखक थे, मानवतावादी भी कहे जा सकते हैं, फिर भी वो अपने समय के ही व्यक्ति थे और अपने समय के जो आग्रह और दुराग्रह थे वो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं उनके अवचेतन में थे। और ये कैसे साबित होता है? ये इस बात से साबित होता है कि उनकी किताब द प्लेग जो है, उसमें जितने भी कैरेक्टर हैं वो सारे कैरेक्टर फ्रेंच हैं। वो या तो फ्रेंच अल्जीरिया में पैदा हुए पले बढ़े, या वो हैं जो फ्रांस से ओरान शहर में आए। 2 लाख लोगों के शहर में 50% से ज़्यादा लोग मर जाते हैं, जिसमें अधिकांश अरब हैं। और अरब कोई भी जिक्र तक नहीं आता उनका किताब में, एक भी कैरेक्टर अरब नहीं है, एक भी व्यक्तित्व उन्होंने अरब नहीं क्रिएट किया, उसकी कोई आवाज़ नहीं है, उसकी कोई सोच नहीं है, उसने इस महामारी को किस नज़रिए से देखा इसका कोई जिक्र नहीं है। इस किताब की, इस उपन्यास की यही एक सबसे बड़ी कमी है। और ये इसलिए भी है कि हम एक ऐसे काल में हैं जो कि पोस्ट कॉलोनियल काल कहा जाता है, यानी उपनिवेशवाद के परे का काल कहा जाता है। उपनिवेशवाद खत्म हो चुका है, उसके अब उस बात को भी 70-75 साल हो गए हैं। इसलिए अब हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमको लगता है कि वो काल बहुत ख़राब काल था। लेकिन जो लोग उस काल में पैदा हुए थे और पले बढ़े थे, उनके कुछ दुराग्रह थे, उनका दुनिया देखने का नज़रिया कुछ अलग था। और ये बात कामू पर भी लागू होती थी। कामू भी अपने समय के परे नहीं थे, वो भी अपने समय के ही बंधक थे। लेखक महान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनकी सोच अपने समय की बंधक थी। तो ये भी इस किताब से बाहर आता है, ये बात भी बाहर आती है। अगर इस एक क्षिपक को या इस एक पहलू को छोड़ दिया जाए तो मैं मानता हूं कि प्लेग एक महान उपन्यास है, एक ऐसा उपन्यास जो जिस भी दौर में कोई व्यक्ति पढ़ेगा वो हिल जाएगा अंदर तक। महामारी की त्रासदी क्या होती है ये आप उस किताब को पढ़कर बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। इसके बारे में एक बात बड़ी रोचक है, वो ये कि अभी जब 2020 में 21वीं सदी में कोविड नाम की महामारी पूरी दुनिया में फैली और लॉकडाउन लगा दुनिया भर में, लोग अपने अपने घरों में बैठे, तो बहुत से लोगों ने एक बार फिर प्लेग को पढ़ा। और जब प्लेग को पढ़ा तो उन्हें महामारी की त्रासदी समझ में आई।
महामारी में कैसे एक व्यक्ति बेचारगी से भर जाता है, ये उनकी समझ में आया। उनकी समझ में ये आया कि कैसे आज से 80 साल पहले तक मनुष्य का जो समाज था वो हर 5-10 साल पे इस तरीके की किसी विभीषिका को झेलता था। ये पहली बार था 100 साल में जब 3 पीढ़ियों या 4 पीढ़ियों बाद ऐसी स्थिति आई जब लोग अपने घरों में कैद थे। हर आदमी के चेहरे पे मौत का आतंक दिखाई दे रहा था और एक बहुत बड़ा तबका था जिसने अपने करीबियों को खोया, और जब वो खोया तो इस तरह से खोया कि उनके अंदर अपनी मानवता मरने लगी। मौत का डर उनकी मानवता पर हावी हो गया। लेकिन ऐसे में बहुत से लोग ऐसे भी आए जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की दिल खोल के सेवा करी, और अपने लिखे जाने के 80 वर्ष बाद ये उपन्यास एक बार फिर से लोगों के जीवन में प्रासंगिक हो गया। और यही किसी उपन्यास की खूबसूरती या उसकी महानता है कि वो जन्म जन्मांतर तक लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं अपनी प्रासंगिकता खोज ही लेता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी नई किताब के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।